हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि टेंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, टेंस टेंस का हिंदी होता है काल। तो टेंस की परिभाषा हम बताने जा रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। हम कोई भी परिभाषा दो बार पढ़ेंगे जिससे आपके दिमाग में कंटेस्ट रहे। तो टेंस की परिभाषा होता है, यानी काल काल की परिभाषा होता है, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। तो क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। तो टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्रेजेंट टेंस, और एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यकाल। तो प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यकाल। इधर देखो, टेंस के आधार पर वाक्यों का अध्ययन चार प्रकार से किया जाता है। तो टेंस के आधार पर वाक्यों का अध्ययन चार प्रकार से किया जाता है। तो पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। यहाँ पर हमने शॉर्टकट में आई प्लस एन लिख दिया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो पॉजिटिव मतलब होता है साधारण, निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। इंट्रोगेटिव का हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो अब हम थोड़ा बता दे रहे हैं शुरू से। टेंस टेंस की परिभाषा आपने जाना, और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप कलम और रफ लेकर बैठ जाइए और इसे ध्यान से देखिए और नोट कीजिए, और इसे अपने शांत मन से पढ़िए तो आपको जल्दी याद होगा। इसे ध्यान से पढ़िए और लिखने के बाद उसे कई बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने एक वाक्य लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, वह कार्य नहीं कर रही है। तो इसे ध्यान से देखिए, ऐसे सेंटेंस बनता है, ऐसे हिंदी में इसका लिखा रहता है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करना रहता है। तो हम थोड़ा आपको बता दें इसमें क्या क्या आपको याद रखना जरूरी है। अगर मान लीजिए वह कार्य नहीं कर रही है, तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट मतलब होता है, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। तो इसमें कर्ता कौन सा है? आप वीडियो को पुश करके इसको अपने रफ पर उतार लीजिए और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए अगर आता हो तो। अगर नहीं आता हो तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो वह कार्य नहीं कर रही है, तो इसमें जो है कर्ता वह है। अब हम हेरेंगे कि कर्म कौन सा है। तो वह कार्य नहीं कर रही है, तो कार्य इसे कहते हैं। अभी इसे हम सब्जेक्ट यानी कर्ता कहेंगे, इसे ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहेंगे। शॉर्टकट में हम ऊपर लिख दे रहे हैं। तो अभी हम इसकी अब परिभाषा बताएंगे कि सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, और क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब,
तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल गया। तो अब हम ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वह कार्य नहीं कर रही है, मतलब यानी वह लड़की है, कर रही है। तो वह के लिए, लड़की के लिए लगाते हैं सी। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, यानी उसके बाद सहायक क्रिया हम लिखेंगे। तो अभी आपके समझ में नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखे रहेंगे तो आगे समझ में आएगा, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। उसके बाद हम लगाएंगे सहायक क्रिया इज। उसके बाद यहाँ नहीं है, सहायक क्रिया इज इसलिए लगाएंगे क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में पहचान के माध्यम से हमें देखना रहता है, इसलिए सहायक क्रिया उसके माध्यम से लगाया जाता है। अब हाँ, यहाँ पे नहीं है तो हम नॉट लगा देंगे। अब उसके बाद कर्म, तो यहाँ पे देखिए वर्क मतलब कार्य होता है, तो हम वर्क लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये जो सेंटेंस है कहाँ से आया और इसका रूल क्या है। तो रूल हम आगे बताएंगे, यह समझने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे ING लगा देंगे इस यहाँ पे। तो यह सेंटेंस अब तैयार हो गया इंग्लिश में। फिर आगे हम देखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है राम यहाँ आ रहा है, तो इसमें यह सब्जेक्ट हो जाएगा यानी कर्ता हो जाएगा। यहाँ यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आ रहा है तो वर्ब हो जाएगा। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, यानी कर्ता लिखेंगे राम, फिर लिखेंगे आ रहा है का इंग्लिश होता है कम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पे सहायक क्रिया उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद कम। कम देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए ING का फॉर्म लगेगा। फॉर्म 3 प्रकार के होते हैं, रूप जो है 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर इस चीज़ का अगर आपको नॉलेज चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म कैसा रहता है, सेकंड फॉर्म कैसा रहता है, थर्ड फॉर्म कैसा रहता है, इंग फॉर्म कैसा रहता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको किसी भी तरह का सवाल चाहिए, क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर। हेयर मतलब यहाँ होता है वर्ब, यहाँ ऑब्जेक्टिव है ना, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। इस तरह हम सेंटेंस बनाते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें कर्ता पहले हमको ढूंढना रहता है, वर्ब ढूंढना रहता है, ऑब्जेक्टिव ढूंढना रहता है, कौन सा सहायक क्रिया लगेगा, कौन सा रूप लगेगा यानी फॉर्म। तो अब हम आगे देखते हैं कर्ता। यहाँ पर अब हम सब्जेक्ट की आपको परिभाषा बताएंगे। इधर ध्यान दो, सब्जेक्ट का जो हिंदी होता है कर्ता होता है। तो पहले आप इस पे ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, तो कर्ता की परिभाषा क्या है। तो कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। ये हिंदी और इंग्लिश ध्यान दीजिए, कहीं अगर आपसे कर्म पूछ लिया जाए, कर्म आप जानते हैं और कर्म का इंग्लिश नहीं जानते हैं ऑब्जेक्ट, तो आप में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो दोनों देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। तो कर्ता के द्वारा, कर्ता कौन है? कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। यह थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा पहली बार जब पढ़ेंगे, लेकिन जब आप बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अब देखिए वर्ब भी रहता, तो वर्ब की परिभाषा हम बता देते हैं। जिन शब्दों के अंत में ना अक्षर होता है,
उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। वर्ब कहो या क्रिया, इंग्लिश में वर्ब, हिंदी में क्रिया। तो जिन शब्दों के अंत में न अक्षर होता है उसे क्रिया कहते हैं। आप नोटबुक में यह जरूर लिख लें, जिससे आपको बार बार पढ़ने से याद रहेगा। जिन शब्दों के अंत में न होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे कि खाना, सोना, रहना, रोना आदि। इसी तरह का अगर रहेगा शब्द तो वर्ब उसे हम कहेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा, मतलब ये पूरे टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब कौन कौन मिलेगा, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इज, आर, एम, वाज, वेयर, सेल, विल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड आदि। मतलब यहाँ पे इसे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा लगेगा पूरे टेंस में, तो यहाँ पे इज, आर, एम, वाज, वेयर, सेल, विल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड आदि। तो अब हम आपको पूरा टेंस का बेसिक बता दिए। अब हम शुरू करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। आप पहुँच चुके हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पर। तो इसका हिंदी होगा सामान्य वर्तमान काल, या हम कह सकते हैं इसे, हम हिंदी में अगर बोलेंगे सामान्य वर्तमान काल, तो प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, इंडिफिनिट मतलब सामान्य, और टेंस मतलब काल। तो उसके बाद सबसे पहले हमें इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि पहचान इसकी करें, कैसे करें। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे। तो पहचान ध्यान देना है। एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रिया का फॉर्म। अब जैसा कि आपको हमने बताया था, क्रिया में कितने फॉर्म होते हैं, यानी क्रिया का रूप। फॉर्म मतलब हिंदी इसका होगा रूप। तो वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब होता है क्रिया का रूप। तो इसकी परिभाषा, इसे मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिया के 3 रूप होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 3। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान बताओ, तो ऐसे बताने, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हूँ, ते हो आदि आता है, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हूँ, ते हो आदि शब्द आता है, तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हूँ, ते हो आदि आता है, तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसमें इसके बाद हमें ध्यान देना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कौन सा रूप लगेगा, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा लगेगा। तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा इसमें पहला रूप। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, सहायक क्रिया कौन लगेगा, डू, डज। तो इसी तरह सब में जितने टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब आपको पहचान और उनकी सहायक क्रिया और उनमें कौन सा फॉर्म, उनमें कौन सा रूप लगेगा, ये सब विशेष ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद तब चालू होगा। इसमें पहले हम रूल देख लेते हैं। रूल मतलब होता है नियम। नियम को इंग्लिश में रूल बोलते हैं। अब सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर का अर्थ हिंदी में होता है एक वचन।
तो एक वचन कर्ता यानी कर्ता शब्द जो रहेगा, जो कार्य करेगा, जिसके द्वारा कर्म होगा, उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता के साथ क्रिया में यस या ई यस लगा दिया जाता है। एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ई यस लगा दिया जाता है। अगर सिंगुलर कर्ता रहेगा तो यस और ई यस, इसमें दोनों में से कोई हम वहाँ लगा देंगे। अगर बात अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी हम सेंटेंस जब बनाएंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर अब आ गए, यहाँ पर और ध्यान दीजिए, अगर प्लूरल रहेगा, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, अगर यहाँ पर प्लूरल बोले तो बहुवचन होता है। बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। अभी नियम आएगा तो देख लेना। इंग्लिश में केवल सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का सूत्र होता है। पॉजिटिव सेंटेंस का हिंदी हम बताना चाहते हैं साधारण वाक्य होता है। इसका हिंदी साधारण वाक्य। तो सूत्र जब इसका होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जैसा कि हमने एक यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, एक वाक्य लिखा है, वाक्य में हमने लिखा है वह एक कहानी लिखती है। तो यहाँ पर पहले हम ध्यान देंगे, ऐसे सेंटेंस लिखा रहेगा, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, यहाँ ती है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर उधर मत ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए टी है। तो इसका पहचान ऐसा होता है, देखिए पहले इसे देखिए कौन सा ये टेंस है, तो इससे पता चलता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे टी है, तो इससे यह कन्फर्म हो गया। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि यह पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो इसमें जिसमें नहीं शब्द आएगा उसे हम निगेटिव कहेंगे, और जिसमें क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा उसे हम इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ना तो नहीं शब्द आया है और ना तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ना तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, अब इसमें ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें सब्जेक्ट वह है, वह एक कहानी लिखती है। तो जो कहानी लिखती है, तो यहाँ पर वह, तो वह देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा वह। एक कहानी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी कर्म हो जाएगा, और लिखती है वर्ब हो जाएगा। तो हम अब जैसा कि पहले ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन। तो सब्जेक्ट जो कि है वह एक कहानी लिखती है, वह के लिए यहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्त्री है ना, स्त्री के लिए सी करते हैं और पुरुष के लिए ही करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब लिखती है, तो राइट माने लिखना होता है। तो एक वचन के साथ हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट के एक वचन के साथ यस या यस लगा देते हैं, तो राइट माने लिखना होता है। तो यहाँ पर हम राइट लिख देते हैं, उसके बाद ई यस लगा देंगे। उसके बाद हम बचा क्या, ऑब्जेक्ट, तो एक कहानी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए स्टोरी। इधर ध्यान दीजिए, वह जाता है, तो वह जाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट वह है और वर्ब जाता है। इसमें क्रिया इसमें वो ऑब्जेक्ट नहीं है,
कर्म इसमें नहीं है, केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो सब्जेक्ट का इंग्लिश हो जाएगा वह जाता है, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे ही। जाना का स्पेलिंग होता है गो, तो हम ई यस लगा देंगे क्योंकि यह एक वचन है। एक वचन कर्ता के साथ ई यस या ई यस लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है लड़का दौड़ता है। तो लड़का दौड़ता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? लड़का, और दौड़ता है या वर्ब है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो लिख देंगे द बॉय, क्योंकि एक ही लड़का लड़का जो कोई भी चीज़ फेमस हो उसके आगे द लगाते हैं। फिर आगे देखेंगे तो दौड़ता है, तो दौड़ना का स्पेलिंग हो जाएगा रन, यहाँ पर यस लगेगा। अब आपको अगर यस और ई यस कहाँ लगेगा नहीं मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, क्योंकि जब तक ले आप पूछेंगे नहीं तो हाँ हमें मालूम नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आया। हमें लगेगा कि आपको समझ में आया है। अगर पूछेंगे तभी हम बताएंगे और नहीं पूछेंगे तो हम नहीं बताएंगे। तो नियम रूल यानी देखेंगे, हिंदी में नियम कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, नियम को इंग्लिश में रूल कहते हैं, बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका हम बहुवचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म में रख देते हैं, यानी बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं, उसे फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं। जो वर्ब रहेगा उसे फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यहाँ विद्यार्थी, तो यहाँ जैसा कि स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ते हैं बहुवचन है, स्टूडेंट। उसके बाद पढ़ते हैं, इसमें सारे ये कर्ता है और ये वर्ब है। तो पढ़ना का स्पेलिंग होता है रीड। बहुवचन के साथ अगर बहुवचन देखिए यहाँ पे करता है तो वर्ब में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम वैसे रख देंगे जो जिसका इंग्लिश होता है। अब यहाँ मैं नीचे लिखा हूँ मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आई है, ये सब्जेक्ट आई है, आई मतलब मैं होता है। और इसमें हम ढूंढेंगे कि वर्ब कौन सा है, क्रिया कौन सा है। क्रिया इतना क्रिया है जिसे वर्ब कहते हैं, और फुटबॉल जो है ऑब्जेक्टिव है। अब हम सूत्र इसमें पहले सब ढूंढ लेंगे, उसके बाद वहाँ पे समझने के लिए लिख दिए हैं। उसके बाद इसका सूत्र है, जैसा कि सूत्र सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी कर्ता क्रिया कर्म। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे आई, आई माने मैं। तो आई एक वचन है कि बहुवचन? आई बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ जो है क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहाँ खेलना का हो जाएगा प्ले। उसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल का इंग्लिश होता है फुटबॉल। तो इस तरह सेंटेंस बनाते हैं। और आगे देखिए, निगेटिव सेंटेंस, यानी इसका हिंदी होगा नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होगा नकारात्मक वाक्य। तो इसका सूत्र हम देखेंगे, यानी फार्मूला। फार्मूला हम देखेंगे तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब डू डज, फिर प्लस नॉट
प्लस क्रिया का पहला रूप, यानी इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, हिंदी में इसे बोलेंगे कर्म। तो कर्ता सहायक क्रिया डू डज हो गया, प्लस नॉट प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस वर्ब, सॉरी कर्म। कर्ता सहायक क्रिया डू डज नॉट क्रिया का पहला रूप कर्म। कर्ता सहायक क्रिया डू डज प्लस नॉट प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म। तो अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि डू और डज इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे रूल बना दिया है, नियम। तो एक वचन यानी सिंगुलर कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन अगर रहेगा कर्ता, जो कार्य करता है वो एक वचन रहेगा, तो उसके साथ डज लगाएंगे। तो जैसा कि ही सी इट आदि, ही सी इट के साथ डज का प्रयोग करेंगे। और नियम देखेंगे दूसरा, आई वी यू दे, बहुवचन जो आई है, वी यू दे, ये सब बहुवचन है। तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लूरल। कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, के साथ डू का प्रयोग करते हैं। अगर बहुवचन कर्ता रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसा कि लिखा है एक सेंटेंस, वह घर नहीं जाता है, एक वाक्य हमने लिखा है, वह घर नहीं जाता है। तो जाता है, इससे यह पहचान होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब उसके बाद हमें पहचान करना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव हो कि इंटरोगेटिव। तो इससे यह नहीं है इसके बीच में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यह निगेटिव है। उसके बाद हमें सूत्र के मुताबिक इसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कर्ता है, कौन सा वर्ब है और कौन सा कर्म है। उसके बाद यहाँ पर हम ध्यान देंगे कर्ता इसमें कौन सा है, ध्यान दीजिए, वह घर नहीं जाता है। तो वह जो है कर्ता है यानी सब्जेक्ट। अब उसके बाद हमें खोजना है, इसमें सर्च करना है वर्ब। तो वह घर नहीं जाता है, तो जाना या जाता इसे वर्ब कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। अब सूत्र के अनुसार हम इसे रखेंगे। यहाँ पर पहले सबसे पहले वह घर नहीं जाता है, तो वह के लिए हम ही लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया, उसके बाद तो ही एक वचन है कि बहुवचन, तो ही एक वचन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही जो है एक वचन है, तो एक वचन के साथ डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नॉट, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद सूत्र में लिखा है कि वर्ब। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब हम कौन सा लगाएंगे, गो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फर्स्ट फॉर्म का हमें प्रयोग करना है इसमें। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्टिव, हाउस। यहाँ पे हम टू लगा देंगे क्योंकि घर जाना है, इसलिए हम टू लगाएंगे। तो ही गोज नॉट, ही डज नॉट गो टू हाउस। इसका अर्थ हुआ हिंदी में वह घर नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू हाउस बोल देंगे इंग्लिश में, तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा वह घर नहीं जाता है। अब नीचे देखेंगे वह नहीं दौड़ती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वह। तो वह का इंग्लिश हम लिखेंगे क्या, सी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें स्त्री जाती है, स्त्री का आ गया है, जाती है। अगर जाता होता तो ही लिखते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए कर्ता के बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कर्ता के बाद सूत्र में। ध्यान वहाँ पे आप कापी और पेन लेकर बैठिए, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। कर्ता के बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इस एक वचन है, इसलिए हम लगा देंगे डज।
उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, क्योंकि नहीं है। उसके बाद सूत्र में आप देख लीजिए, उसके बाद क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है, क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, तो रन लिख देंगे, RUN। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह सेंटेंस बनता है, ये इसे वर्ब कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी क्या होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले प्रश्नवाचक वाक्य का इंग्लिश क्या होता है, तो आप बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम फार्मूला देखेंगे, सूत्र देखेंगे। तो सबसे पहले हम डू डज प्लस कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस क्रिया का पहला रूप यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो डू डज यानी सहायक क्रिया हम पहले इसमें लगाएंगे, उसके बाद कर्ता, क्रिया का पहला रूप, कर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। यहाँ पे देखिए, क्या चिड़िया उड़ती है, तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा। इससे हमें तुरंत हम पकड़ में आ जाता है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तुम क्या पढ़ते हो। यहाँ पे और एक बात ध्यान देने वाला है कि क्या शब्द इसमें पहले आया है और क्या बीच में आया है। तो इसका नियम हम बता दे रहे हैं कि अगर क्या शब्द पहले आया हो तो किस नियम से लगाएंगे, और क्या शब्द अगर बीच में आया हो वाक्य के तो कौन सा नियम लगाएंगे। हम नियम बनाकर इसलिए बता रहे हैं कि आपके ज़्यादा समझ में आए। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि हमें लगेगा कि आपके समझ में आ रहा है तो हम जो है बताने का तरीका नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि जो हमें लगेगा कि आपकी समझ में आ रहा है तो हम यही तरीका बताएंगे। यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे हम रूल देखेंगे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में न आकर वाक्य में आया हो, जैसा कि इसका बता रहे हैं, सर्वप्रथम उन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। तो देखिए, इसका सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे। इस सूत्र के मुताबिक सबसे पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे डू डज, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्रिया का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो एक बार और सूत्र देख लीजिए, अगर क्या शब्द बीच में आया हो तो वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे उस शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या चिड़िया उड़ती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से आप पता चलता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सूत्र हमने अभी अभी बताया, तो उसको आपने रफ में ज़रूर लिखा होगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म कौन है, इसमें आप ध्यान से देखिए। इसको आपने रफ पर उतार लीजिए, उसके बाद आप लगाने के बाद ये इस वीडियो को पुश कर दीजिए, लगाने के बाद इसका इंग्लिश आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या शब्द आगे आया है, तो सबसे पहले चिड़िया। चिड़िया एक वचन है कि बहुवचन, चिड़िया एक वचन है, तो इसके लिए हम लगाएंगे डैज। उसके बाद दा लगा देंगे बर्ड के पहले, BIRD। उसके बाद उड़ती है, यहाँ पे बर्ड फ्लाई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे, क्या तुम पढ़ते हो। क्या शब्द बीच में आया तो सबसे पहले हम क्या किए, अंग्रेजी लिखेंगे, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा, इसका अंग्रेजी हम लिख देंगे व्हाट। उसके बाद यहाँ पे
80 रहेगा, सॉरी। उसके बाद इसे हम काट देते हैं, WH80। व्हाट माने क्या? कर्ता को ध्यान देंगे, ये कर्ता है। कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है? तो कर्ता बहुवचन है, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे डू। अगर एक वचन होता तो डज लगाते हैं, उसके बाद यू कर्ता लगाएंगे, उसके बाद क्रिया लगा देंगे। तो रीड का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और से लगाइए, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वर्तमान अपूर्ण काल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है वर्तमान अपूर्ण काल। हिंदी जरूर याद रखिए, क्योंकि हिंदी अगर कहीं आपसे हिंदी पूछ लिया जाएगा तो आप नहीं जाने रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो इसका पहचान आपको सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, क्रिया का पहला रूप यानी कौन सा फॉर्म इसमें लगेगा, सॉरी यहाँ पे क्रिया का रूप यानी कौन सा फॉर्म यहाँ पे लगेगा। तो हम इसका सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है हम पहचान बताएंगे। तो इसका पहचान ध्यान दीजिए, यहाँ पे उधर ध्यान मत दीजिए। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है आदि आता है तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी यहाँ पे सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहते हैं तो सेंटेंस बोल सकते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है आदि आता है तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो फिलहाल आप पहचान जान चुके हैं। तो अब हम देखेंगे सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया इज, आर, एम। इज, आर, एम। अब हमें इस पे ध्यान देना होगा कि इज का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हम इज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और आई के साथ एम, केवल आई अगर वहाँ रहेगा तो एम का प्रयोग करेंगे। और क्रिया का जो है इंग फॉर्म लगाया जाएगा इस सेंटेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्रिया का कौन सा रूप लगा जाएगा, तो क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगाया जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य, एकदम सिंपल वाक्य जिसमें कोई कठिनाई ना हो, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका सूत्र हम जानेंगे। सब्जेक्ट सहायक क्रिया इज, आर, एम प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्ता सहायक क्रिया, उसके बाद लगाएंगे क्रिया का रूप लगाएंगे, उसके बाद कर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे सेंटेंस पर, वाक्य पर ध्यान देंगे कि राम यहाँ आ रहा है। तो इसमें कर्ता जो है राम हुआ, क्योंकि राम यहाँ आ रहा है। तो इसे सब्जेक्ट हम यहाँ नीचे लिख देंगे समझने के लिए, यहाँ आ रहा है। तो आ रहा है यह वर्ब हो जाएगा। वर्ब यानी कौन सा फॉर्म इसमें लगेगा। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया। अब सब समाप्त हो गया। अब हम सूत्र के अनुसार इसे रखेंगे। तो सबसे पहले कर्ता रखेंगे यानी सब्जेक्ट तो राम है तो राम लिख देंगे। उसके बाद नियम में ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक वचन है राम तो इज लगाएंगे। उसके बाद इंग फॉर्म क्रिया का जो है एक यह वर्ब है तो इसमें इंग फॉर्म लगाएंगे। तो आ रहा है क्या इंग्लिश होता है, तो आना का इंग्लिश होता है कम, COM। तो ING लगा देंगे क्योंकि इंग फॉर्म है। ये फॉर्म जरूरी है आपको याद करना कि इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, इंग फॉर्म क्या होता है। फॉर्म आपको जरूरी है याद करना, रूप जरूरी है याद करना, क्योंकि अगर आप नहीं याद करे रहेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे।
उसके बाद हम ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है यहाँ हेयर, यहाँ पे लिखा तो है, यहाँ का इंग्लिश हो जाएगा हेयर। उसके बाद नीचे ध्यान दीजिए, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट वे हो गए, खेल रहे हैं वर्ब हो गए। इसमें दो ही चीज़ है। तो सूत्र के अनुसार हम सबसे पहले यहाँ पे दे THEY दे का इंग्लिश होता है वे। तो उसके बाद हम सहायक क्रिया लिखेंगे। तो यहाँ पे सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब, दे बहुवचन है तो आर लगा देंगे। खेलना, खेलना का ING फॉर्म लगाएंगे तो प्ले होता है, प्ले मतलब खेलना, तो प्लेइंग, प्लेइंग यहाँ पे हम लिखेंगे AYING, प्लेइंग हो जाएगा क्योंकि खेल रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इंग्लिश में इसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। सूत्र यानी फार्मूला, तो इसका फार्मूला हम बताएंगे, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह आप पॉजिटिव सेंटेंस लगाए थे साधारण वाक्य, उसी तरह सेम यह रहेगा, केवल इसमें निगेटिव में नॉट बढ़ा दिया जाता है और कुछ अंतर नहीं है। देख लीजिए, आपने अभी अभी बुक में अपने लिखा है, उसे ध्यान से देखिए, केवल नॉट इसमें बढ़ाया गया है सूत्र में। सूत्र के मुताबिक इसमें नॉट रहता है सेंटेंस में, तो इसे निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं वाक्य में। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम हेरेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह कार्य नहीं कर रही है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, कार्य ऑब्जेक्ट हो गया, कर रही है वर्ब हो गया, खलास। सेम उसी तरह है, केवल इसमें नॉट आ गया है, तो नॉट के लिए सब सहायक क्रिया के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो वह कार्य नहीं कर रही है, तो यानी यहाँ का हम सी का प्रयोग करेंगे वह के लिए। उसके बाद सहायक क्रिया, यहाँ एक वचन देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सी, जो सी लिखा है एक वचन है इसलिए इज लगाएंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद क्रिया का इंग फॉर्म, तो वह कार्य नहीं कर रही है, तो यहाँ वर्किंग, वर्किंग मतलब कार्य करना होता है, तो यहाँ पर वर्किंग कर देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, सेम निगेटिव की तरह यह भी है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि पहले सहायक क्रिया लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या शब्द अगर पहले आया हो तो आप इस कर्ता के माध्यम से आप लगाएंगे, कर्ता यानी तुम, यू बहुवचन है, तो बहुवचन है तो आर लगाएंगे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट तुम है, क्या तुम सो रहे हो। अगर इसे हम हटा दें क्या शब्द, तो तुम सो रहे हो, इसको भी हटा दें तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। और इसे लगाने के बाद यह क्या और क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव हो जाता है। इसमें अगर नहीं आ जाता है तो निगेटिव हो जाता है। इसी तरह सेंटेंस वाक्य लिखा जाता है। तो सबसे पहले आर, उसके बाद लिखेंगे यू, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए ING फॉर्म लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, क्या तुम सो रहे हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सोना, स्लीप माने सोना होता है, तो ING फॉर्म पीछे लगा देंगे, स्लीपिंग, स्लीपिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या वह जा रहा है, तो वह देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, ही होता है, तो एक वचन पहले लगाएंगे इज, उसके बाद ही, जा रहा है, गो माने जाना होता है, तो ING फॉर्म लगा देंगे। इसी तरह आप सेंटेंस बना सकते, इसी तरह आप सेंटेंस बनाएं। यदि आपको नहीं आता तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब वह आम नहीं खा
रहा है। होमवर्क आपको दे रहे हैं, यानी आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमारे कमेंट बॉक्स में इन तीनों वाक्यों को, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस को, हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। लिखिए इसे। वह आम नहीं खा रहा है। क्या सीता पढ़ रही है? क्वेश्चन मार्क पीछे रहेगा। वर्षा हो रही है। इसे लिख कर अपने बुक में और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, क्योंकि अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा तो हम अपना पढ़ाने का तरीका कुछ अलग करेंगे। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो पढ़ाई में तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।